Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होगा वो है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्क डन को देखा था कांस्टेंट फोर्स के ज़रिए, लेकिन इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी वेरिएबल फोर्स जब होगी, वेरिएबल फोर्स लगेगी, तो फिर वर्क डन जो है वो किस तरह फाइंड आउट करना है, किस तरह उसको कैलकुलेट करना है। तो अब तक हमने जितने भी केसेस देखे, यानी प्रीवियस लेक्चर में, वो सारे फोर्स के देखे जो कांस्टेंट थी। यानी फोर्स की मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही थी। मगर अब जो एक हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक सिचुएशन देखेंगे हम, जहाँ फोर्स जो होती है वो वेरिएबल होती है। ज़रा सोचिए स्टूडेंट कि जब रॉकेट ज़मीन से ऊपर की जानी जाता है तो ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो मुसलसल कॉन्टिन्यूसली जो है वो कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जो रॉकेट होता है वो ज़मीन से दूर जा रहा है, और जैसे-जैसे कोई बॉडी ज़मीन से दूर जाती है तो जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स होती है वो कम होती है, और जैसे-जैसे कोई बॉडी ज़मीन के करीब आती है तो उसकी ग्रेविटेशनल जो फ़ोर्स होती है वो ज़्यादा होती जाती है। इसी तरह अगर आप एक स्प्रिंग को खींचते हो तो जैसे-जैसे स्ट्रेच यानी वो खींचा चला जाएगा, बढ़ता जाएगा, उसकी से जो वो होगी लेंथ बढ़ती जाएगी। तो ये क्यों होती है? क्योंकि स्प्रिंग फ़ोर्स जो है वो भी बढ़ती जाती है। तो ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं ये हमें सिखा रही हैं कि फ़ोर्स जो है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती। तो सवाल पैदा ये होता है कि जब फ़ोर्स बदलती है तो हम वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो यही हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि जब फ़ोर्स बदलती है तो फिर वर्क डन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए इसको टेक्स्ट को रीड करते हैं, लाइन बाय लाइन करके सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए यहाँ पर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In many cases, the force does not remain constant during the process of the doing work. कहता है कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब कोई भी बॉडी वर्क कर रही है तो फोर्स जो उसके ऊपर लग रही है वो कांस्टेंट नहीं रहती। ड्यूरिंग द प्रोसेस यानी उस पूरे प्रोसेस के दरमियान, उसकी हरकत के दौरान जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है वो कांस्टेंट नहीं रहती। यानी जो उसका मैग्नीट्यूड है या उसकी डायरेक्शन है, दोनों में से कोई ना कोई जो है वो बदलती जाती है। यानी ये एक ही डायरेक्शन में नहीं रहती या एक ही मैग्नीट्यूड नहीं रहता, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है या जो डायरेक्शन है, दोनों में से कोई एक जो है वो कॉन्टिन्यूसली बदल सकती है। यही वजह है कि जो वेरिएबल फोर्स के केस में जो वर्क होता है वो W=FD वाले फार्मूले से डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता। हम सिंपल ये नहीं कह सकते कि हमारे पास फोर्स इतनी है और डी इतना है, क्योंकि स्टूडेंट फोर्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। इसलिए हम ये वर्क डन को सिंपल इस फार्मूले से जो है वो नहीं निकाल सकते, बल्कि हमें जो है इसको छोटे-छोटे हिस्सों में, छोटे-छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एज अ रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ, कहता है कि एक रॉकेट, जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट पे बताया, ये रॉकेट जो है वो ज़मीन से दूर जाता जा रहा है। वर्क इज़ डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो कहता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के ख़िलाफ़ काम करता है, चूँकि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो अर्थ की जानिब होती है, और जो हमारा रॉकेट है वो जा रहा है अर्थ से दूर जा रहा है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है, विच वेरीज एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर। तो कहता है कि ये जो इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, ये जो फोर्स होती है वो ज़मीन के, कहता है, सेंटर से फासले के इनवर्स स्क्वायर के मुताबिक कम होती है, यानी 1/r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शन के मुताबिक कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो रही है, जहाँ जो r है वो ज़मीन का जो सेंटर है उससे रॉकेट तक का फासला होता है, यानी 1/r स्क्वायर की रेशो से कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे रॉकेट जो है वो ऊपर जाता जाता है, जो r है, r बेसिकली क्या है? ज़मीन के सेंटर से रॉकेट तक का फासला। तो जैसे जैसे रॉकेट जो है वो ऊपर जाता जाएगा, जो r है हमारे पास वो बढ़ता जाएगा, तो उससे जो है फोर्स हमारी कम होती जाएगी, क्योंकि फोर्स जो है वो r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए जितना r बढ़ेगा उतना जो है उसका जो है डबल फोर्स जो है वो कम होगी। लिहाजा जो वर्क होगा वो हर लम्हे या हर इंटरवल में डिफरेंट होगा, क्योंकि हर इंटरवल में जो फोर्स है वो हमारी चेंज हो रही है। सो हर इंटरवल में जो वर्क होगा वो डिफरेंट होगा। लिहाजा में हम इसे कैलकुलेट करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप अपना वर्क करेंगे, ताकि टोटल जो हमारा वर्क है उसको फाइंड आउट किया जा सके। Similarly, the force exerted by a spring increases with the amount of stress. कहता है इसी तरह एक स्प्रिंग पर जो लगने वाली फोर्स होती है वो भी कहता है कि बढ़ती जाती है जब हम उसको ज़्यादा खींचते हैं। ये अब यहाँ पर हुक लॉ समझा रहा है कि F=kx। क्या यहाँ पर हुक लॉ उसने बताया है कि जहाँ पर जो k है वो क्या है?
F इज इक्वल टू के एक्स में जो K है वो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और जो X है वो स्ट्रेच है। यानी जैसे जैसे स्ट्रेच बढ़ता है फोर्स भी बढ़ जाती है, क्योंकि स्ट्रेच फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा जो स्प्रिंग की लेंथ ज़्यादा होगी या जितना स्प्रिंग स्ट्रेच होगा उतनी ज़्यादा फोर्स भी उस स्प्रिंग के अंदर बढ़ती जाएगी। यानी वो जो स्प्रिंग है वो उतना खींचता चला जाएगा, उसके अंदर तनाव, उसके अंदर जो फोर्स है वो उतनी ज़्यादा मौजूद होगी। कहते हैं ये भी जो एक वेरिएबल फोर्स की मिसाल है, क्योंकि फोर्स जो है वो मुसलसल बदल रही है, यानी जितना हम उसको स्ट्रेच करेंगे उतनी फोर्स जो है वो बदलती रहेगी। हाउ कैन वी कैलकुलेट द वर्क डन इन सच सिचुएशंस। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर फोर्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली कम हो रही है या फोर्स कॉन्टिन्यूसली ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी हालतों में कहता है कि वर्क को किस तरह से मालूम किया जाए। अब यहाँ जो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हम टोटल वर्क को छोटे-छोटे हिस्सों में तक़सीम करके उसको फाइंड आउट करते हैं, और फिर इन सब को यानी जो हमने छोटे-छोटे इंटरवल्स में हर इंटरवल में अपने वर्क को फाइंड आउट किया, फिर हम सबको हम ऐड करते हैं, और फिर ऐड करके हम अपना टोटल जो वर्क है वो निकाल लेते हैं। यानी स्मॉल स्टेप्स में अप्रॉक्सिमेट कांस्टेंट फोर्स को लेकर टोटल वर्क को फाइंड करना है। आगे देखिए फिगर 4.5 shows the path of the particle in the xy plane as it moves from point P to point Q। अब 4.5 फिगर स्टूडेंट ये अगले पेज पे है, ये देखिए यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर क्या है कि एक पार्टिकल उसका रास्ता दिखाया गया है हमें, जो कि बिल्कुल एक्स वाई प्लेन में कहता है कि पॉइंट P से पॉइंट Q तक मूव करता है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है। एक पार्टिकल है, उसका यहाँ पर हमें उसका ट्रैक बताया गया है जो कि पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ जाता है। यानी जो पार्टिकल है वो सीधी लाइन में बिल्कुल इस तरह नहीं जाता, बल्कि एक कर्व्ड पाथ पर जा रहा है। ये कर्व्ड पाथ यहाँ पर हमें दिखाया गया है, कहता है कि ये सीधा नहीं बल्कि एक कर्व्ड पाथ पर जा रहा है। इस पाथ पर स्टूडेंट जो फोर्स की मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इसलिए हम इसके छोटे छोटे इंटरवल्स बना लेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर हिस्से का जो वर्क है उसको फाइंड करेंगे, फिर जब लास्ट पे हम सबको ऐड करके अपना जो फाइनल वर्क है उसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं द पाथ हैज बीन डिवाइडेड इनटू द शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 डेल्टा D2 सो ऑन एंड F1 F2 F3 आर द फोर्सेस एक्टिंग ड्यूरिंग दीज इंटरवल्स। कहता है कि हमने क्या किया है, इस जो यहाँ पर हमने देखा था, हमने इस टोटल पाथ के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कवर हुआ है, हमने उसके छोटे छोटे इंटरवल्स बना लिए हैं, डेल्टा D1 डेल्टा D2। अब डेल्टा का मतलब स्टूडेंट फिजिक्स में ये होता है कि समथिंग चेंज इन क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी के अंदर जब चेंज आ रहा हो तो उसको हम डेल्टा से शो करते हैं। तो चूंकि हर इंटरवल में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंट एंगल से आ रही है और जो फोर्स है वो भी डिफरेंट है, सो इसलिए हमने क्या किया, डेल्टा को यहाँ पर जो है इसके साथ राइट किया। तो डेल्टा D1 डेल्टा D2 इस तरह सो ऑन जो है हम इंटरवल्स बना लेंगे डेल्टा DN तक। ठीक है, एन तक इसलिए लिखा क्योंकि इसका प्रॉपर कोई नंबर नहीं है, एन की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। इसी तरह हमने फोर्स के भी इंटरवल्स बना लिए, यानी F1 बना लिया, F2 सो ऑन, इसी तरह F3 4 5 6 ऑन। तो हमने फोर्स के भी इंटरवल्स बना लिए और डिस्प्लेसमेंट के भी इंटरवल्स बना लिए। हर छोटे इंटरवल में कहता है कि फोर्स जो है वो अब क्योंकि हर जगह पर फोर्स एक जैसी नहीं थी, लेकिन जब हम इंटरवल बना लेंगे तो हर छोटे इंटरवल में जो फोर्स होगी वो तकरीबन एक जैसी मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पहले हिस्सा में F1 है, F1 से फिर दूसरा हिस्सा F2 है, तो कहता है कि दूसरे F1 से जो दूसरा हिस्सा है वो थोड़ा इफेक्ट है, यानी मुतासिर है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, हर हिस्से के लिए जो डेल्टा W है यानी कि स्मॉल वर्क वो निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इंटरवल 1 है तो इसका डेल्टा D1 है और इसका F1 भी मौजूद है। सो हम क्या करेंगे, W1 लिखेंगे, तो डेल्टा W1 से हम जो है F1 को लिखेंगे और डेल्टा D1, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जो है हमारा W1 आ जाएगा। इसी तरह इंटरवल 2 में हम फाइंड करेंगे, इसी तरह इंटरवल 3 में, सारे इस तरह इंटरवल्स में हम अपना वर्क डन को फाइंड करेंगे। फिर इन सब को हम क्या करेंगे, प्लस करके ऐड करके अपना टोटल वर्क जो है वो निकाल लेंगे। यहाँ पे जैसे बता रहे हैं, ड्यूरिंग ईच इंटरवल द फोर्स इज सपोज टू बी अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। कहता है कि हर छोटे हिस्से में जो फोर्स है उसको तकरीबन कांस्टेंट यानी एक जैसा माना जाता है। सो द वर्क डन फॉर द फर्स्ट इंटरवल कैन बी रिटन एज, इसलिए कहता है कि जो पहले हिस्से का जो काम होता है या जो पहले हिस्से का जो वर्क होता है उसको इस तरह लिखा जा सकता है। इसीलिए स्टूडेंट उसने जो है F1 और F2 F3 सब में सेम लिखा है, और इसलिए हमने क्या लिखा
डेल्टा W1 इज इक्वल टू F1 डॉट, क्योंकि इनका जो आपस में रिलेशन है वो डॉट डॉट का रिलेशन है, और यहाँ पर आएगा डेल्टा D1। तो जब इनका डॉट रिलेशन हम लिखेंगे, इनको डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा F1 cos थीटा 1 एंड डेल्टा D1। अब यहाँ पर मतलब पहला जो छोटा वर्क है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी जो डेल्टा D1 था वो एक छोटा सा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था, और फोर्स F1 जो है वो हमारे पास एक फोर्स थी, और जो थीटा 1 था वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान स्टूडेंट एंगल था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फोर्स F1 है और ये डेल्टा D1 है, और इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, थीटा 1। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये थीटा 1 कहाँ से है, बल्कि ये इन दोनों के दरमियान क्या है, ये एंगल है। तो ये जो cos थीटा 1 है, ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि जो फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो यहाँ पर यूज़ हुआ है, जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। यही कंपोनेंट जो है वो असल में वर्क को यूज़फुल करता है, यानी सिर्फ इसके अंदर एक्स कंपोनेंट यूज़ हुआ है, सो इसलिए हम जो है यहाँ पर cos थीटा जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हमने जो है सेकंड इंटरवल में भी सेम इसी तरह किया, यानी डेल्टा W2 लिखा, और अब चूंकि W2 हम फाइंड कर रहे हैं, इसके लिए हम जो है फोर्स 2 लिखेंगे और डेल्टा D2 लिखेंगे। तो जब इनका डॉट रिलेशन हम डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आएगा हमारे पास F2। सेम इसी तरह चूंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो यूज़ हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। सो इसलिए हम क्या करेंगे, cos थीटा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम W2 फाइंड कर लें, इसे थीटा 2 लिखेंगे, और इसी तरह जो है डेल्टा D2 लिखेंगे, एंड सो ऑन। कहते हैं इसी तरह हम जो है डेल्टा W3 को फाइंड करेंगे, डेल्टा W4 को, डेल्टा W5 को, सो ऑन, जब तक हमारा जो है इंटरवल्स ख़त्म नहीं हो जाते। हम इसी प्रोसीजर के साथ जो है वो चलते जाएंगे, और जब सारे हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगे तो फिर हम इन सब को ऐड करके अपना फाइनल जो रिजल्ट है, रियलिस्टिक रिजल्ट है, वो हम निकाल लेंगे। The total work done is in moving the object can be calculated by adding all these terms। वही बात कि जब सारे हम वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे तो भी हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे, हर छोटे छोटे जो हमने वर्क यहाँ पर इंटरवल लिखे इन सबको ऐड करेंगे, तो उससे जो है हमारा आंसर आ जाएगा। और किस फार्मूले को हम यूज करेंगे, यहाँ पर ये देखिए हमने लिखा W टोटल है, टोटल वर्क किसके इक्वल होगा, डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस सो ऑन डेल्टा WN। ठीक है, यानी हर इंटरवल्स में जो वर्क हमने फाइंड आउट किया था उसको हम लिखेंगे, और इनका जो सुमेशन वाला इंटीग्रल फॉर्म होगा वो उसको हम, यानी इन सबको हम सम अप कर देंगे, तो उससे जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर ये काम करना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब ये वाला फार्मूला हमें ये बताता है कि टोटल वर्क जो है वो तमाम छोटे छोटे वर्क्स का जो मजमुआ है उसके बराबर होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट कॉन्टिन्यूस हो तो हम इसे जो इंटीग्रल की सूरत में भी लिख सकते हैं, यानी इंटीग्रल से क्या मुराद है, नहीं हम इनको खोल के भी लिख सकते हैं। जैसे डेल्टा W1 किसके इक्वल था, F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1, और W2 किसके इक्वल था, F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2। इसी तरह जो WN था वो किसके इक्वल था, Fn cos थीटा n डेल्टा DN। ठीक है, वो कहता है कि हम इनको इंटीग्रल की फॉर्म में या इनको खोल के भी लिख सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला, ये वाला, चाहे आप इसको इस्तेमाल कर लें चाहे आप इसको इस्तेमाल कर लें। तो इसीलिए जो फाइनल हमारे पास फार्मूला निकलता है वो क्या निकलता है कि W टोटल यानी टोटल वर्क इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है, यानी ये जो साइन है ये सम का साइन है, और कहता है कि Fi cos थीटा i डेल्टा Di। ये इसका जो फाइनल फार्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा फार्मूला है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म उसने बताई है कि आप इस तरह लिखें कि टोटल वर्क किसके बराबर है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस। अब जब फोर्स आएगी तो साथ में cos थीटा भी आएगा, क्योंकि इसका cos वाला कंपोनेंट जो है वो यूज हुआ है, और थीटा आएगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये एंगल को शो करेगा, और साथ में डी भी लाजमी आएगा। तो ये हमारे पास शॉर्ट फार्मूला है, फाइनल फार्मूला है, इसको हाईलाइट कीजिए। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का हाफ टॉपिक को कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो अगला इसका हाफ टॉपिक रह गया है उसको इंशाल्लाह हम कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसको लास्ट तक इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।